ठीक है, शुरू करें। हाँ, वी कैन स्टार्ट। आ, सभी को जय भीम, जिंदाबाद, सतरंगी सलाम। आज संविधान दिन के अवसर पे हम सब मिले हुए हैं। अ वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू एवरीवन। युवाओं का संविधान के साथ क्या रिश्ता है, हम सब संविधान से किस तरह जुड़े हैं और हमारी लड़ाइयाँ संविधान से क्या क्या चीजें लेती है, कैसे संविधान को आगे ले जाती है, इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए, उसके बारे में बातें करने के लिए हम सब लोग आज सब साथ में आए हुए हैं। और बहुत ही शानदार पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस प्रोग्राम में। एनएपीएम का युवा संवाद हर हफ्ते में होता है, अलग अलग मुद्दों को लेके। युवा आंदोलन कैसे होते हैं, अलग अलग परिवर्तनवादी युवा अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से काम आगे ले जा रहे हैं, इसके बारे में बातें हम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की लड़ाइयों को ऊर्जा शक्ति देने का काम भी युवा संवाद में करते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को संविधान दिन की शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही शानदार पैनल, जैसे मैंने आपको बताया है, वी हैव अ वेरी वंडरफुल पैनल विथ अस टुडे। वी हैव देवांगना हियर विथ अस। Devangana, as I think all of you know, is a solid youth activist icon. She is a feminist researcher and she is doing her PhD in JNU right now. And all of us know that she was a strong part of the anti-CA NRC movement. और उनको देवांगना को अपने CA-NRC आंदोलन में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसकी वजह से उनको जेल में 13 महीने बिताने पड़े। और उतनी ही जोश के साथ आज वो हमारे साथ जुड़ी है। और खास करके जो छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलनों में संविधान का क्या रूप हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में देवांगना आज हमारे साथ बात करेंगी। We have Ajit Kumar Belli Batlu with us. He's associated with the Dalit Vidyarthi Parishad in Karnataka, and he's a journalist, he's an activist, and he is going to speak about how equity and access in education, you know, is the all the struggles for equity and access in education have relied on the constitution, have taken the constitution forward. So he is going to speak about that today. Then we have Josefa with us. Josefa is the director of Bunyad, and very important issues that he deals with are communal violence, conflicts, displacements, diversity, all these things. And he's a cultural activist, he's a poet. So we will also start today's session with a song that he will present for us. And then we have with us Nitin. नितिन जो है वो जागृत आदिवासी दलित संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और उनका काम मध्य प्रदेश के निमाड़ में चलता है। और संविधान के साथ जो लड़ाइयाँ संविधान के निर्माण के काल से आज तक जिस तरह से चली हुई है, उसके बारे में नितिन हमारे साथ उसके बारे में वो बात रखेंगे। और मुझे लगता है आज का हमारा जो सत्र है उसके ऊपर अच्छी सी चर्चा भी हमारी हो सकती है, उसके बारे में और सवाल जवाब के रूप में भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे मुद्दों पे सीखने के लिए, एक साथ कई कई चीजें साझा करने के लिए आज ये अवसर हमें मिलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। एक गाना हमारे साथ होजेफा जो है वो एक गाना वो प्रेजेंट करेंगे और उसके साथ हमारा जो आज का ये सेशन है उसकी शुरुआत हम करेंगे। होजेफा।
जी बहुत शुक्रिया। मेरा आवाज आ रहा है? ठीक। तो छोटा सा दुष्यंत कुमार का ये गजल है जो मैं यहाँ पर गाऊंगा। सबसे पहले चार लाइन जो मैंने लिखी थी वो मैं उस चार लाइन से शुरू करूंगा कि हमें वो रोशनी नहीं चाहिए जो अंधेरों की हिफाजत करे। हमें वो रोशनी नहीं चाहिए जो अंधेरों की हिफाजत करे। हमें वो जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी चाहिए जिसके उजाले में गरीब अपना पेट भर सके। और ये अंधेरों की सुबह शाम ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकती। और ये अंधेरों की सुबह शाम ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकती। बस जुगनुओं को चाहिए कि अपनी टिमटिमाती रोशनी की फितरत छोड़ न दे। बस जुगनुओं को चाहिए कि अपनी टिमटिमाती रोशनी की फितरत छोड़ न दे। दुष्यंत कुमार की ये गजल। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो हल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला बोहो। हल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला बोहो। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो खलबली है खलबली है खलबली है खलबली। खलबली है खलबली है खलबली है खलबली। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इनकलाब 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 जिंदाबाद। इनकलाब 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 जिंदाबाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हाँ मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो हंगामा है हंगामा है हंगामा है हंगामा। हाँ इनकलाब 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 जिंदाबाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इनकलाब 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 जिंदाबाद। इनकलाब 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों।
बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, एकदम जोश के साथ आज का ये सत्र शुरू हो जाएगा आपके गाने की वजह से। मुझे लगता है साथियों, संविधान का जो विचार है वो एक तरह से हमारे देश को बनाने वाला विचार था। अभी देश के बारे में क्या देश की चीजें हैं, कौन सी चीजें देश के बाहर की है, इन सारी चीजों पे बहुत बातें हमने सुनी है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में। और मुझे लगता है कि संविधान का विचार जो है वो बार बार इस देश में उस विचार को आगे लाता है जो हरेक के अच्छाई का विचार करता है, हरेक के प्रगतिशीलता का विचार करता है। इस तरह का जो विचार है वो संविधान ने हमारे देश में लाया है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई थिंक वी डिसाइडेड टुगेदर टू ब्रेक अवे फ्रॉम the entrenched hierarchies in our society on the one hand and the colonial burdens on the other। एक तो जो हमारे ऊपर वसाहतवाद का बहुत बड़ा बोझा था उसको भी हमने हटाने की कोशिश की, और दूसरे तरफ जो हमारे समाज में अलग अलग तरह की असमानताएं थी उनसे भी दूर हटने की कोशिश हमने संविधान के पूरे निर्माण के प्रकल्प के साथ की। और मुझे लगता है कि संविधान का विचार सामाजिक आंदोलनों ने सबसे ज्यादा आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में जो अम्बेडकराइट पूरी मूवमेंट है वो हो, या अलग अलग जो प्रगतिशील मूवमेंट्स है जैसे पत्थलगड़ी है, या अभी एकदम हमने जो रिसेंट उदाहरण देखा है वो CANRC के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी शाहीन बाग में, हमने देखा था संविधान के उद्देशिका का बहुत बड़ा वहां पे एक प्रतिकृति उसकी बनाई गई थी। तो संविधान जो है इन सारे आंदोलनों ने एक तरह से जीवित रखा है। Social movements in this country, people's movements of this country have actually kept the constitution alive, not just as a symbol but also as a collective agenda, collective utopia for our struggles. And that is why it is very important to see how different youth organizations, youth movements, youth activities take the thought of the constitution forward in today's times. So we will begin our discussion today with Nitin. Nitin will tell us a little bit about how this whole journey came about, how we saw constitution in the past, and especially in the recent times. I think in the last 5-6 years we've seen a renewed campaign around the constitution. So Nitin will probably tell us how this evolution is happening and how does he see it in relation to the youth movements today. Nitin. जी, आप सबको आवाज आ रही है? जी जी, सभी को जिंदाबाद। मैं नितिन हूँ। मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन जो मध्य प्रदेश में एक जन संगठन है वहाँ पे काम करता हूँ। और जब आज ज़्यादातर हम संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे तो मुझे लगता है एक चीज़ हमें ये भी इसे विचार करना चाहिए कि जो संवैधानिक मूल्य है जो हम बार बार जिनकी बात करते हैं, आज़ादी की, स्वतंत्रता की, तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे लोगों का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। लगभग पूरी 19वीं सदी में मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में आदिवासियों ने लगातार जो उनके स्वराज, उनके स्वतंत्रता के ऊपर जो हमले हुए थे उसके बारे में बहुत ही तीखे संघर्ष किए, बहुत ही बड़े बलिदान दिए। और उस समय मुझे लगता है ये भी हमें याद करना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे कभी ये सवाल नहीं था कि हम सफल होंगे कि नहीं। और मतलब वो जो लूट के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी वहाँ पे लोगों के सामने सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक ज़रूरत थी उस लड़ाई को लड़ने का।
और ऐसे देश भर में उस समय से लेके आज़ादी तक, आज़ादी के हम मुख्य धाराओं के आंदोलनों को और उनको लड़ने वाले लोगों को हम जानते हैं। पर ऐसे लड़ाइयों से इन मूल्यों के लिए हमारा देश और देश के लोग लड़ते हुए आए हैं और संविधान में भी इसी सपने को, इन्हीं मूल्यों को हम एक संकल्प के रूप में अपनाते हैं, जैसे आप सब जानते हैं। पर अब हमारे सामने ये सवाल है कि जो पैमाना जो लोगों के सामने एक, जैसे हमारे इलाके में स्वतंत्रता का, आज़ादी का एक पैमाना था लोग के सामने। आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ 4-5 सालों में नहीं, लगातार इन अ, इ इन इस मतलब आप एक आम इंसान से जब बात करेंगे कि स्वतंत्रता या संवैधानिक मूल्यों के बारे में, तो वो मूल्य एक आम इंसान के लिए आज कहाँ है? जैसे अम, ये अम जिस तरह से आज जैसे हमारे संविधान में एक इज़्ज़त से जीने का जो अधिकार है, वो मेरे ख़्याल से एक मूल अधिकार है, जिससे हम दूसरे संवैधानिक मूल्य भी उभरते हैं। तो वो किस तरह से हम लगातार उस पे हमले जारी है और श जो इज़्ज़त से जीने के अधिकार से ही जुड़ा हमारा शिक्षा का अधिकार है। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार पर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और जो समाज, जो दलित, आदिवासी, बहुजन, जो भी शोषित पीड़ित वर्ग है, जो मज़दूर है, जो किसान है, जो संविधान के सपने को पूरा कर सकते हैं, उन्हीं को शिक्षा से दूर जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इस संवैधानिक सपनों को, या हम सब ने जिस मूल्यों के लिए संकल्प लिया है, जिस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए ये समाज, जो आम जन है, वो कभी कदम ना उठा पाए। अ, तो जब मैं बोल रहा था कि ये पैमाना जो था, जो एक समय में लोगों के सामने था कि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, वो ख़त्म किया जा रहा है। अब आज के समय में जैसे शिक्षा की बात हो गई, हमारे इलाके में जो जल-जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो लोग लगातार दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं और दिन-रात उनके ऊपर एक दमन का खतरा मंडराता रहता है, उनके ऊपर झूठे मुकदमों का खतरा मंडराता रहता है और उस सब के बावजूद उनके सामने कभी ये सवाल नहीं होता है कि हम लड़े कि नहीं लड़े, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। उनके सामने एक ज़रूरत है, क्योंकि वो ये विश्वास रखते हैं और वो इस ज़रूरत को समझते हैं कि हमें जो संवैधानिक मूल्य, जो एक आज़ादी का समाज हो, एक बिना भेदभाव के एक ऐसा समाज हो जहाँ पे गैर-बराबरी खत्म हो पूरी तरह से। उस समाज को बनाने के लिए और हमारे अधिकारों के लिए भी हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, ये समझ के साथ लोग आज भी और कई समय से लड़ते हुए आ रहे हैं। अब अ, अब जब हम बात करते हैं युवा और संविधान का, जो आज का टॉपिक है, तो उसमें मुझे ये भी लगता है कि कई चीज़ें एक आम मतलब जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वो कई मामलों में इस तरह से एक आम सच की तरह बात किया जाता है कि ऐसा ही होगा, गैर-बराबरी तो जाएगा नहीं, भेदभाव तो जाएगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। उस सोच में युवाओं को खासकर नहीं फँसना चाहिए और मुझे लगता है ये सभी युवाओं के सामने ये ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ़ साल के 4-5 दिनों में संविधान को, या एक मुद्दे के संदर्भ में संविधान को याद ना करें। पर संविधान जिन संघर्षों और जिन मूल्यों के संघर्ष से संविधान बना है, उसको हम आगे ले जाने का और उसको हम हासिल करने के लिए क्या काम कर सकते हैं। हम काम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको हम कैसे जारी रखें, ये सारे युवाओं के सामने ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को हम पूरा कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है और भरोसा भी है। बस यही है कि हम जिस तरह से संविधान के निर्माता और संवैधानिक मूल्यों के लिए लोग लड़ते हुए आए हैं, इस समझ के साथ कि ये एक ज़रूरत है, ये कोई चॉइस का या ये विचार करने का बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ये हमारे एक्शन से, हमारे
काम हम जिस तरह का समाज चाहते हैं, उस तरह का समाज हमें लगातार अपने हर एक्शन से मिलके बनाना होगा। तो ये मैं सोचता हूँ और ये हम सभी युवाओं की ज़िम्मेदारी है। बस इतना ही। शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारा पूरा जो रिश्ता रहा है आज तक संविधान के साथ, वो एक तरह से उन मूल्यों को लेकर है जो हमारे संविधान के प्रास्ताविका में, उद्देशिका में दिए हुए, प्रियम्बल में दिए हुए मूल्य है। और एक तरह से ये मूल्य जो है वो किसी भी तरह के साम्राज्यवाद के खिलाफ है ना। जैसे अभी नितिन बता रहे थे कि जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ऐसा महसूस होता है कि देश सरकार वहां पे कुछ साम्राज्यवाद जैसी स्थितियां ला रहा है, तब एक तरह से उन स्थितियों के साथ लड़ने के लिए भी यही मूल्य जो है संविधान के, वो हमारी मदद करते हैं। और इसलिए कभी कभी कुछ साथी हमारे कहते हैं कि संविधान में, देश में, हमारा जो स्टेट है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको ये बताने की इच्छा होती है कि अजीत आ गए शायद। हाँ, तो उनको ये बताने की इच्छा होती है कि ये साम्राज्यवाद को लड़ने के लिए जो हथियार है वो हमारे संविधान के अंदर ही दिए हुए हैं। और ये हमारे आंदोलनों का काम है, हम सबका साथ में आके करने वाला काम है कि इन मूल्यों को आगे जाके हम किस तरह से उनके साथ अपनी लड़ाइयाँ आगे ले जाए। इज अजीत हियर? I can see Sudha is here. I think Ajit has some problems. जब तक अजीत ज्वाइन होते हैं, मुझे लगता है हमारे साथ हुज़ैफा है और हुज़ैफा का गाना हमने सुना है। हुज़ैफा गुजरात में है और अलग अलग तरह के कल्चरल जरियों के साथ अपनी लड़ाइयाँ आगे ले जाते हैं। तो उनके संघर्षों में संविधान कैसे दिखता है और संविधान का क्या मायना है, अभी एक नए सिरे से हम संविधान की तरफ देख रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है हुज़ैफा। जी शुक्रिया। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मौका दिया बात करने का और शुरुआती दौर में गाना गाने के लिए जो मौका मिला उसके लिए शुक्रिया। खैर मैं शुरुआत करूँगा खैर गुजरात से है, तो ऐसे भारत देश में पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल मोटा-मोटा तो सभी लोग जानते हैं कि अभी संविधान और संविधान के परिप्रेक्ष्य में किस तरह के जो आइडिया ऑफ इंडिया था या हम लोगों ने जो संविधान जिस संदर्भ से, जिस उद्देश्य से बनाया था और वो अभी कहाँ-कहाँ उसका वायलेशन हो रहा है, किस तरह से उस पे अटैक किए जा रहे हैं, वो मोटे तौर पे पूरे भारतवर्ष में जो चीज़ें चल रही है वो हम जानते हैं। मैं गुजरात के कॉन्टेक्स्ट से शुरू करूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कहा गया है गुजरात लैबोरेटरी ऑफ द हिंदुत्व। तो थोड़ी-सी गुजरात से बात करेंगे और अभी गुजरात में हवाएँ भी सर्द हैं, इलेक्शन का दौर है, लेकिन हमारे हौसले भी गर्म हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से बात करते हुए मैं कुछ-कुछ बातें रखूँगा और जो हमारे अनुभव रहे हैं उस पे थोड़ी-सी बात रखूँगा कि आज के संदर्भ में एक यूथ के साथ जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संवैधानिक मूल्य के ऊपर, तो क्या लोगों के अंदर विचार है और क्या-क्या चीज़ें की जा सकती है, कितनी चीज़ें हो रही है और क्या-क्या पॉजिटिव चीज़ें भी इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ रही है। तो मोटे तौर से जब हम देखते हैं कि भारत देश में संविधान का या आइडिया ऑफ इंडिया किस दिशा में था, जो हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर के बारे में या विविधताओं को स्वीकृत करना, उसका एक्सेप्टेंस करना, इंक्लूसिवनेस की जो बात थी, वेलफेयर स्टेट की जो बात थी, फेडरलिज्म की जो बात थी और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी की जो पूरी बात थी, जिसमें सोशल जस्टिस जो मुख्य तौर से जिसको हम कहते हैं और जिसके पिलर थे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी संविधान के जो संविधान जो था वो भारत देश की जो कल्पना की गई थी कि यहाँ पे सब हिल-मिल-जुल कर रहेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे और
बंधुता का जो मुख्य तौर से जो मूल्य है, उसके ऊपर ही जो मतलब बंधुता इज़ अनदर वर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी, तो उसी के बुनियाद के ऊपर ये सारे जो मूल्य हैं वो भी इम्प्लीमेंट होंगे। बट हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ तो यहाँ पे हर जगहों पे एक साइन बोर्ड काफ़ी सालों से यहाँ पे लगाया जा रहा है। शुरुआत इनिशियल हुआ था 2017 से शुरू हुआ था और अभी तक पूरे गाँव-गाँव में ये चीज़ हुई है कि एक साइन बोर्ड आ चुका है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। फिर वो एरिया का नाम होता है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना इस तरीके से वो वेलकम करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की कल्पना क्या थी और अभी किस तरीके के साइन बोर्ड ये बहुत क्लियरली मतलब सिम्बॉलिकली बहुत मतलब क्लियर है कि हम वो कहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से मतलब गुजरात में दंगों का तो इतिहास है ही, जो बंधुत्व की जो बात है जो वैल्यूज़ की संविधान के मुख्य तौर से फ्रेटर्निटी के ऊपर, तो गुजरात में तो दंगों का बड़ा इतिहास है। लेकिन एक तरीके से पूरा लोगों के अंदर सटल तरीके से एक लंबे समय का यहाँ पे जो काम हुआ है और आज भी जो काम चल रहा है कि लोगों को किस तरीके से उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में एक तरीके से जो नफ़रत फैलाने का जो पूरा काम है दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति, धर्म के खिलाफ, जात का भी यहाँ पर इतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिस रहा है, पूरा सौराष्ट्र जो है वहाँ पे कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें भी आज भी ऐसे गाँव में ऐसी मान्यता ऐसी चीज़ें चलती है कि मूंछ नहीं रख सकते दलित समाज के लोग या घोड़ी नहीं चढ़ सकते और एक एटीट्यूड में कास्ट के प्रति भी ये एटीट्यूड है कि वही रिज़र्वेशन से सीट में आए हैं तो ये जो डॉक्टर बना है वो अच्छा सारवार नहीं करेगा मतलब अच्छा इलाज नहीं करेगा। तो इस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एटीट्यूड के अंदर लोगों के यहाँ पे है गुजरात के संदर्भ में। तो एक बड़े लंबे समय से एक जो प्रोग्राम चला और 2002 के जो दंगे हमने देखे उसमें ख़ास करके पंचमहाल का एरिया देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही आदिवासी कम्युनिटी के साथ लोगों के बीच में काम करते हुए कैसे वेजिटेरियन का पूरा एक मूवमेंट चला और वे सिर्फ़ सीधा वेजिटेरियन का मूवमेंट की बात नहीं है, वेजिटेरियन का बात करते हुए नॉन-वेज खाने वाले कौन हैं और वो हमसे कैसे खराब है। इस तरीके का पूरा प्लान्ड वे में पूरा हेट्रेड एक नॉर्मलाइज़ तरीके से एक एकदम आसान लोगों के दिमाग में डाला गया और फिर ट्रिगर हुआ और ट्रिगर का परिणाम हम जानते हैं। अ, क 2 दिन पहले ही मिस्टर अमित शाह ने ये कहा कि मतलब क्लियरली हम तो ये बोलते हैं कि उन्होंने कह दिया कि ये हमने उन्होंने कहा कि भई 2002 में हमने सबक सिखाया और अब शांति है। तो मतलब क्लियरली एडमिट कर रहे हैं कि 2002 के दंगे तो उन्होंने ही करवाए थे। तो ये इतना आसानी से यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर क्लियर बात है, इतना आसान है यहाँ पे। तो हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके से आसानी से ये सारी जो गैर कानूनी बातें हैं, जो असंवैधानिक बातें, आसानी से उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया है। लोगों का कोई प्रतिरोध नहीं है इसके ऊपर कि क्या ये बात कही है आपने कि आप कबूल कर रहे हैं कि दंगे आपने करवाए और सबक सिखाया। ख़ैर ये बहुत ही गलत बात है कि एक बाहर यहाँ पे मैं इसको रखना चाहूँगा इस बात को कि जब बाहर एक नैरेटिव बनाया गया है कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुजरात में लगातार बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। हम हमारे डेटा पे ना जाते हुए हम खाली एनसीआरबी का जो डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसको हम देखेंगे तो 2014 में 57 यहाँ पे दंगे हुए, 2015 में 45 दंगे हुए, 2016 में 62 दंगे हुए, 2017 में 44, 2018 में 39, 2019 में 22 और 2020 में 23। तो लगातार मतलब दंगे हम देख सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग रेट पे है, बट उसका इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है वो समाज के अंदर लोगों के अंदर बहुत ही डीपली रूट हो रहे हैं। तो इस जैसे मैंने शुरू में कहा तो लोगों के अब एटीट्यूड में, लोगों के बिहेवियर में ये सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ़ छोटी-सी ट्रिगर चाहिए, वो हेट्रेड जो नॉर्मलाइज़ हो गई है। पिछ कुछ मैं उदाहरण दूँ कि पिछली बार कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा, यहाँ पे मोरबी जगह है, वहाँ पे कहा कि मस्जिद को तोड़ना है, तो खुलेआम कह कह दिया कि मस्जिद को तोड़ने जाना है और गैर कानूनी तौर से ये मस्जिद बनी है, तो गैर कानूनी चीज़ों को तोड़ने में कानून की क्या ज़रूरत है? हम भी गैर कानूनी तरह तरह से तोड़ दीजिए।
तो ये एक नैरेटिव किस तरीके से बनाया जाता है कि कैसे नॉर्मलाइज किया गया है, हेट्रेड आसानी से नॉर्मलाइज किया है और हर स्तर पे इस चीज को मतलब ले जाया जा रहा है लोगों के बीच में। छोटे-छोटे स्तर में छोटे-छोटे संगठन, सिर्फ़ हम बड़े-बड़े नाम हमको मालूम है बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, लेकिन हर गाँव में, हर जगह पे, हर शहर में छोटे-छोटे अलग-अलग संगठन, अलग-अलग आउटफिट है जो कि कहीं पे से एफ़िलिएशन भी नहीं है। जुड़े हुए भी हमें नहीं लगेंगे कि ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन वही रूट से आते हैं और वो नए-नए तरीके से, नई-नई बातों से लोगों के बीच में ये हेट्रेड को, ये प्रोपेगेंडा को आसानी से ट्रिगर करते हैं, आसानी से बात करते हैं और ये सारी चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और नई-नई चीज़ें जभी भी ज़रूरत होता है कि कुछ दंगे करना है, तो वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रामनवमी के दंगे हुए, यहाँ पे गुजरात में हर जगह पे कोशिश हुई, कुछ जगह पे ज़्यादा हिंसाएँ हुई, कुछ जगह पे कम हिंसाएँ हुई, लेकिन इससे एक तरीके का पोलराइज़ेशन जिस तरीके से कम्युनिटी का हो रहा है जैसे फिर हम देखते हैं कि कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट भी दी जाती है। तो जब गाँव में जैसे कहा कि इंटेंसिटी दंगों की बड़ी नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे जो दंगे हो रहे हैं उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? तो गाँव में से जो मुस्लिम कम्युनिटी अगर उस पे अटैक हुआ है तो उसको वहाँ से बाहर फ़ोर्सफुली डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो एक पोलराइज़ हो गया। अब वहाँ से कोई आपसी लेन-देन नहीं होगा, अ, कोई लेन-देन नहीं होगा, अब कल्चरल जो बातें हैं, जो एक-दूसरे से सीखने की जो चीज़ें हैं, एक-दूसरे से मेल-मिलने की जो बातें हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एक कल्चरल एक्सचेंज जिसकी हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है और फिर आसानी से किसी कम्युनिटी को अब पोलराइज़ हो गए हैं, घेटोज़ में बस रहे हैं। आसानी से किसी कम्युनिटी के स्टेट जो है, स्टेट की मशीनरी के द्वारा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, वहाँ पर सुविधाएँ नहीं पहुँचाता। और दूसरे कम्युनिटी के अंदर एक फ़ियर एस्पेक्ट कि देखिए, अगर हम पावर में से हट जाएँगे, तो ये लोग आ जाएँगे और ये लोग हमारे साथ वही करेंगे जो हमने इनके साथ किया। तो फ्यूचर का भी इस तरीके की बातें आसानी से लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है, अलग-अलग स्तर से, अलग-अलग ज़रिए से, अलग-अलग माध्यम से। सोशल मीडिया भी उसमें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। तो ये पूरी एक जर्नी एक दिशा में गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में मतलब शुरू से लेकर के अंत तक में कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इतना ही सटीक है, इतना ही मज़बूत है, वो एटीट्यूड में लोगों के यहाँ पर उसी तरह से धर्म के आधार पर भी जो नफ़रत है, वो लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में नॉर्मलाइज़ तरीके से चली गई है तो ये मोटा-मोटी बातें हैं। लेकिन आज जब हम लोग बात करते हैं संविधान के बात पे तो बहुत सारी बातें लोगों की जब हम बात करते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है? हम एक छोटी-सी बात कर रहे थे एक जगह पे युवाओं के साथ कि आपकी ज़रूरत क्या है? युवाओं को पूछा तो युवाओं ने कहा कि भई हमारी ज़रूरत है कि हम सलामती से रहें, सुख-सुविधा हमको मिले, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट मिले और साथ ही साथ थोड़ा एन्जॉयमेंट हो और हमारा करियर है वो करियर अच्छा बने। तो फिर हमने उससे अगला सवाल किया, तो क्या आपकी ये जो ज़रूरत है वो दूसरों की ज़रूरत हो सकती है क्या? तो बोले हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो युवाओं के बीच में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जो एक तरीके का ही नैरेटिव लोगों के उनके बीच में जो गया है, उसके ऊपर हमारे नैरेटिव बनाने की बहुत ज़रूरत है। रिएक्शनरी नैरेटिव नहीं, लेकिन हमारी बातें जो हैं, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हम बात करते हैं डाइवर्सिटी के एक्सेप्टेंस की, उसके रिस्पेक्ट की और जो हम कंपोज़िट कल्चर की बात करते हैं, जो हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो हम प्लुरलिज़्म की बात करते हैं, ये सारी बातों को लोगों के बीच में यूथ के साथ साझा करने की बहुत ज़रूरत है और जो हम लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि होप है, बात हो सकती है और समझ में भी आता है लोगों को। तो एक जो ये कमी रह गई है कि भई एक एकेडमिक बहस है कि भई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या कमियाँ रह गई है, लेकिन जो शुरू से एक कमी रह गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ है, वो कैसे हम आखिरी इंसान तक ले जाएँ। उसकी बात करें और वो कैसे वे ऑफ लाइफ में आए, तभी एक कल्चरल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो जिसकी हम बात करते हैं वो बन पाएगा। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक जस्टिस की जब हम बात करते हैं इनफैक्ट यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी को भी कोट करना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा कि मतलब सोशल डेमोक्रेसी से वो क्या समझते हैं तो वे ऑफ लाइफ जो 3 मूल्य है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के
और उसी वो प्रिंसिपल एक सिद्धांत बने लाइफ के, एक जीवन के। और ये जो बात है वो ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो तीनों वैल्यूज एक दूसरे से जो यूनियन ट्रिनिटी जो है जुड़े हुए हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि समानता हो जाएगी तो लिबर्टी अपने आप आ जाएगी, लिबर्टी होगी तो समानता के जो मूल्य हैं वो हो जाएंगे। और फ्रेटर्निटी अगर नहीं है तो लिबर्टी और जो समानता की बात हम कर रहे हैं वो अपने आप ही नेचुरल डिस्कोर्स में नहीं आ पाएगी। तो फ्रेटर्निटी का जो मुख्य वैल्यूज हैं उस पे जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं आज, वो बहुत ज़रूरी है कि उस वैल्यूज को हम लोगों के बीच में ले जाएं। वो बंधुता की बात जो है, बंधुता का जो मूल्य है उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं तो वो बी आर अम्बेडकर साहब ने भी जो इस बात को कहा है और इन्हीं 3 मूल्यों को ये कहा है उन्होंने कि मतलब सोशल जस्टिस की हम जब कल्पना करते हैं तो उसका फाउंडेशन तो यही 3 वैल्यूज रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात लोगों के बीच में ले जाना, आसान तरीके से ले जाने की बहुत ज़रूरत है। और इसकी आखिरी इंसान तक बात करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक कल्चर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की ओर बढ़ पाएँगे। इसी की बात कहते हुए मेरी बात खत्म करूँगा। शुक्रिया। Shukriya. I'll just briefly summarize what Josefa was saying. He described the situation in Gujarat right now. And at a time when we are discussing the Constitution, we are celebrating the Constitution Day, he described how this factory of Hindu Rashtra has succeeded in its project to an extent where even the smallest villages have the boards now which say welcome to the Hindu nation, you know. And from the issue of very individual issues for the youth, like your employment and your education, to the whole the whole politics of hatred that has been spread throughout the country, and especially from where he is, Gujarat. He also gave statistics of riots that have happened in the last few years. So it is said that there has been peace after 2002, but he actually contradicted this, you know, this kind of misinformation by actually quoting numbers of riots that have happened in the last few years. So we can see this whole spectrum from education and employment to the kind of communal hatred that has been spread. It has been normalized, the violence has been normalized. This whole spectrum, you know, is bound together. It can be addressed through the framework of constitutional values. And he also talked about how to actually go about addressing these issues with the yuvas around us from different locations. And I think that is a very important point. You know, it was like a wake-up call when he started describing the situation in Gujarat. We realized that we are not very far away from what he has actually described there, and it's very it's not just troubling, it's very scary right now, since the elections are happening there. And Amit Shah has in a way admitted to inciting violence. It's become very real. It's become very very immediate. The threat has become very immediate. Has Ajit joined? अजीत जो है वो हमें शिक्षा में खास करके आरक्षण के मुद्दे के बारे में वो बात करेंगे, क्योंकि संविधान और आरक्षण ये दो मुद्दे बहुत करीबी तरह से जुड़े हुए हैं, इतने कि कभी कभी लोगों को लगता है जैसे संविधान में बस आरक्षण की बात की हुई है। ऐसा लोगों का एक इतनी समझ बनी है लोगों की। तो शिक्षा के मुद्दे पे और शिक्षा में समानता, शिक्षा में किस तरह से जाति आती है, इन सारे मुद्दों के ऊपर अजीत हमारे साथ बात रखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी उन्हें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है जुड़ने में।
if Ajit joins, please just let me know in the chat box. तब तक हम आगे बढ़ते हैं. देवांगना हमारे साथ है और मुझे पता है कि हम सब भी इंतजार कर रहे हैं उनको क्या लगता है वो सुनने के लिए कि युवा खास करके छात्र आंदोलनों में जो लोग जुड़े हुए हैं वो संविधान को किस तरह से देखते हैं. और सबसे मुझे लगता है अभी पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ सीए एनआरसी के खिलाफ, उस आंदोलन ने जिस तरह से संविधान को आगे लाया और संविधान के मूल्यों को लेके जिस तरह से लड़ाई लड़ी, तो मुझे लगता है उस आंदोलन के साथ देवांगना जुड़ी थी और उनके इस बारे में पूरे क्या विचार है वो सुनने में हम सब उत्सुक है. देवांगना. शुक्रिया राही. सभी साथियों को सलाम एंड शुक्रिया इस पैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए. तो मैं शुरू करना चाहती हूँ जो आज पैनल का टॉपिक में जो वो टाइटल में जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन इन डिफेंस ऑफ यूथ, इन डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल विजन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या है एक हिसाब से, और जब कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के दिन में जब रैटिफाई हुआ था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन दिस न्यूली इमर्जिंग नेशन ने जब हमने एक्सेप्ट किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज थे ऑफ जस्टिस, ऑफ इक्वालिटी, ऑफ फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज उस समय के लिए बहुत रेडिकल आइडियाज थे और एक हिसाब से इस समय के लिए भी बहुत रेडिकल आइडियाज हैं. और जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, एक हिसाब से इट वाज अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल हमें मिला था. पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस टाइम रिकॉग्नाइज किया था, उसने रिकॉग्नाइज किया था कि एट दिस जंक्शन जब हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है फ्रॉम कॉलोनियल रूल, क्या क्या हमारे समाज में रियली शार्प एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस अभी भी है, whether it is of caste, whether it is of gender, whether it is of religious polarization, क्या क्या अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या अलग अलग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, इनइक्वालिटीज है, ऑपरेशंस है, हायरार्कीज है. और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हिसाब से हमें एक फाउंडेशन या बुनियाद दिया था कि जो हम नया नेशन बनाएंगे, जो हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे, तो उसमें ये जो स्ट्रगल्स होंगे उसके लिए हमारे पास क्या हथियार होंगे, क्या मैकेनिज्म्स होंगे, क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर्स होंगे. सो इन दैट सेंस मतलब in that sense, like you know, the constitution was very जो शुरुआत में भी राही ने वर्ड यूज किया था कि यूटोपिक और फ्यूचरिस्टिक, मतलब उस टाइम में आपने कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे मैकेनिज्म, सेफगार्ड्स आपने इमेजिन किए हैं जो अभी भी हमारे स्ट्रगल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाइक वैल्यूएबल है. तो एक हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मुझे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, so more than anything else to me the constitution is like a memory, a repository or a companion for people's struggles. You know, it's something which is alive, something dynamic, जो अलग अलग तरीकों में, अलग अलग ways में and strategies में in the history of people's struggles they have been used. And ये भी याद रखना होगा कि अंबेडकर ने, like you know, he was the visionary who brought the constitution and the constituent assembly and all the members that there were. पर उनको ये vision लाने के लिए also they got their legitimacy from people's struggles which happened at that time, from struggles of Dalits and Adivasis, from incredible worker struggles which happened at that period, from women's struggles. So ये भी in that sense, you know, it is a document which is kind of encompassing a long history of struggles. और तो वही है कि constitution जो वो जैसे which Ambedkar has said, which Hafeza also kind of emphasized on, it's a way of life. It's a way of life for individuals to develop into ethical beings for this nation, as well as for a way of life for our collective struggles. और एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग और सैड बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉ जो होता है ना, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज लॉ, वो एक्चुअली एक बहुत ही डिप्रेसिंग एंड डिसअपॉइंटिंग जर्नी रहा है. There has, I mean, one can say that, you know, it is true. One should recognize कि like, you know, judiciary as the upholder of constitutional values, there have been various kinds of progressive judgments जिससे अलग-अलग तरीकों के राइट्स मिले हैं लोगों को.
बट ओवरऑल और ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से जस्टिस दलित लोगों के लिए हो, आदिवासी लोगों के लिए हो, या फिर वर्किंग क्लास लोगों के लिए हो, और इवन फॉर like women from various castes and class, justice has not been something which has been easily available to them. Constitutional access to justice, access to constitutional values हमेशा marginalized लोगों के लिए एक बहुत ही difficult struggle रहा है. I mean, एक हिसाब से I am one of those people who got justice because bail मिल गई थी मुझे, पर वो भी काफी मतलब मेरा कास्ट क्लास लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में बंद है, छत्तीसगढ़ के जेलों में हो या कश्मीर के जेलों में हो या मतलब देश के अलग अलग जगह के जेलों में हो. बहुत लोग बंद है जिन्हें सालों साल बंद है बिकॉज दे actually fought for constitutional values in various ways from their various locations. And UAPA जैसे कानून के अंदर या सेडिशन जैसे कानून के अंदर, अलग अलग कानून के अंदर वो लोग बंद हैं. और it is and they have been imprisoned because of their struggles for justice, because of their struggles for imagining and fighting for the values which the constitution had imagined, so many decades back. तो उसी को जो आई थिंक राही ने भी शुरुआत में बोला था कि इट इज इम्पोर्टेंट टू देन इमेजिन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एज समथिंग जो हमारी संघर्षों से जिंदा रहता है, जो हमारे संघर्षों का एक मेमोरी को होल्ड करता है, और ना ही कि ये एक बस लॉ है, मतलब कि लीगल स्फीयर में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मैनिफेस्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वो एक हिसाब से डिसअपॉइंटिंग जर्नी ही रहा है. और जो पहले के स्पीकर ने भी बोला है कि अभी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज are completely antithetical to what the current regime wants. Hindutva ideology is like, the opposite of what the constitution imagines this nation to be. So एक हिसाब से constitutional vision में एक all out attack रहा है, जो हुज़ैफा ने मतलब बताया भी है, in terms of like, the small everyday to the larger structure through which जो हमारा social secular fabric जो anyways weak ही था, उसको भी और कितना डेसिमेट किया जा रहा है, कितना मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. And the attack on minority lives, particularly Muslim lives, in a way from all, like whether it is in the economic sphere, in social existence, in assertion of their cultural values, identities, festivals, हर तरफ से एक इसका all out attack देखा जा रहा है, even with regard to rights for Dalits as well as for Adivasis who were in their struggles for their land and resources, the kind of repression we are seeing. So it's quite vicious जो हमारे constitutional values के ऊपर जो अभी attack देखा जा रहा है. And मतलब it is also so मतलब क्या बोलते हैं ओपन ना, जैसे जब मैं पुलिस कस्टडी में थी, मुझे ये मोमेंट बहुत क्लियरली याद है. बहुत ऐसे क्वेश्चनिंग के बाद एक बार एक ऑफिसर इज सिटिंग डाउन एंड ही इज टेलिंग मी कि अच्छा तो आप लोग बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते रहते हो, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? आई वाज लाइक कहाँ से आया है, क्या मतलब होता है? लाइक सर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था. अरे वो सब तो ठीक है, पर आया कहाँ से है? बैक एंड फोर्थ कहाँ से आया है? दैट ही हिमसेल्फ सेज अरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ना ऐसा जर्मनी से लिया, यूएस से लिया, वो रशिया से भी लिया था, तो ये इसमें हमारी संस्कृति कहाँ आई? हमारी तो मनुस्मृति है ना संस्कृति. एंड I was just so like, I was like, okay, I mean, you are saying this so openly to me. Thank you. I mean, I knew this, but so it is. अभी जो एक contestation है, it is a very sharp contradiction. पर फिर भी जो एक हिसाब से power of the struggle for these historical struggles for these constitutional values, as well as the power with the constitution holds, means that अभी भी आरएसएस या बीजेपी एकदम ओपनली कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोन नहीं कर सकती है. लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशन डे रैटिफाई करना बीजेपी सरकार ने 2015 में किया था. ऑल्दो एवरीथिंग दैट दे डू इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट ऑल्सो शोज अस कि द पावर दैट दिस डॉक्यूमेंट होल्ड्स फॉर आवर स्ट्रगल्स. So
उसी में मैं मतलब वो बात रखना चाहती थी about how have young people's struggles represented constitutional values recent times में, especially ये 2014 से बीजेपी एक हिसाब से after this Modi government came into power, students struggles बहुत अलग अलग तरीकों में इमर्ज हुए हैं, and it has been one of the spaces where a strong critique of this government has been made in various different struggles. एंड जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी विजन हो, अंबेडकर का भी विजन था, जहाँ पे एजुकेशन वाज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक यू नो हाउ यू सी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ यू इमेजिन चेंज। तो जो हम अभी इस नए सरकार में देख रहे हैं, एंड फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट्स आल्सो, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका एकदम पूरा नाउ कंप्लीट डिसमेंटलिंग व्हिच वी विल सी थ्रू व्हिच वी आर विटनेसिंग अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उस फियर को कैसे अटैक किया जा रहा है, और उस अटैक को एक हिसाब से कैसे अलग अलग पॉइंट्स में इन द लास्ट 6-7 years स्टूडेंट्स हैव आल्सो रेजिस्टेड कि जब स्कॉलरशिप्स बंद करने वाले थे, द नॉन नेट फेलोशिप, how people kind of occupied the UGC headquarters and fought for and actually managed to get the scholarship reinstated. या फिर JNU में फीस का स्ट्रगल हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस का स्ट्रगल हो, एक्चुअली अलग अलग जगहों पे फीस को लेके स्ट्रगल. सो वेयर you are kind of saying that as citizens we are equal and no matter what social location we come from, we have a right to education. और या जस्टिस फॉर रोहित वेमुला का जो मूवमेंट चला था, हैदराबाद में चला था, दिल्ली में, as well as across various small and big central universities in the country, it was saying कि we refuse to be discriminated on the basis of caste anymore. कि आप बोलते हो कि educational spaces are progressive spaces, पर फिर भी educational spaces में some of these basic constitutional values जो है कि हम एक equal space में पढ़ेंगे, हमें equal opportunities मिलेंगे, that even after so many years, that is not how it operates. या फिर बहुत उस पीरियड में one also saw movements against the restrictions जो women students पे impose किया जाता है, कर्फ्यू को लेके हो या फिर आपको हायर फीस पे करना पड़ता है क्योंकि सारे women's hostels बाद में बने हैं, आपके sexual harassment committees function नहीं करते. In that way also the women student is demanding कि I need to be treated as an equal in the university space. या फिर even things around जब JNU में movement हुआ था या DU में movement हुआ था, because constantly the kind of surveillance and policing that is happening ना कि आप ये नहीं बोल सकते हो, इस पे सेमिनार नहीं कर सकते हो, इस पे बात नहीं कर सकते हो, तो वो एक freedom of usually उसको freedom of expression के हिसाब से frame किया जाता है, but beyond freedom of expression it's also a question of the kind of university we want, what voices we want, what discussions we want to have, what voices are important in a university space, what kind of education do we want, uske upar. So in that sense, like, you know, the university space, particularly under this government, has become a deeply politicized space where students were coming out in big numbers. Then they had like, you know, itna strong student movement काफी time तक देखा नहीं गया था. And critiquing the government, and that's why also facing a very like strong attack from the government as well. और उसी में I think the क्योंकि मेरा अभी केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, so I can't talk a lot about it, but briefly to say that, you know, the important thing in the anti-CAA, NPR, NRC struggle, the struggle for equal citizenship, where, you know, the constitution played such an important role in terms of, you know, people holding the constitution. हर प्रोटेस्ट में प्रियम्बल का रीडिंग होता था, हर प्रोटेस्ट में प्रियम्बल का ऐसा बड़ा वाला पोस्टर लगाया हुआ होता था. A lot of Muslim women who were participating in that protest are holding the constitution. So it was a very important metaphor. Like the protest wasn't all about the constitution, but it was a very important metaphor for that protest in terms of upholding constitutional values. And उसमें एक important role which students and youth, working youth in the areas that they were living in, as well as students from those areas and other areas, उसमें एक जो हमने देखा था was this thing that, you know, students from fighting struggles in the university space about various university related issues were now kind of
mobilizing and giving leadership to a mass movement, So it was also like, beyond the university space, there was solidarities being built with a larger, like, in larger ways. And which I think the state found deeply threatening. And that's why also the kind of intense repression which happened. Or in some sense, और फिर कोविड के कारण यूनिवर्सिटी शटिंग डाउन एंड पूरा दुनिया खोल दिया था, पर यूनिवर्सिटी को एकदम लास्ट में जाके खोला था, सो इन दोज काइंड ऑफ एंड रिप्रेशन हैज इट्स ओन रेपरकशन, क्योंकि मूवमेंट को वो वीक करता है और धीरे धीरे हमें मूवमेंट को फिर से बिल्ड करना पड़ता है, तो वो एक सफर जारी रहेगा. बट the point I was trying to make from this is that अलग-अलग youth और student struggles में कैसे हमारे constitutional values को alive रखने के लिए like how that process has happened. And end में यही बोल के end करना चाहती हूँ कि the constitution does hold a lot of like possibilities, and it has been a mechanism of supporting various kinds of struggles, but constitution पे भी अपनी limitations है, and it is not always like जैसे कि आप अगर नॉर्थ में, आसाम से आती हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट तक देख लो या अगर आप कश्मीर देख लो, जहाँ पे आपका लाइक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे एक्ट्स होते हैं जहाँ पे यू कैन शूट एट साइड somebody on suspicion. So basically where any kind of law, like it's a state of exception in that sense जो बोलते हैं, तो आपका law completely doesn't exist, since constitutional values का सबसे like most intense violations you see in these areas. So उसमें लोग कैसे so that's why it's not also always possible for people to kind of see only the constitution ही हमारा only सहारा है, क्योंकि कभी उन्होंने constitution experience ही नहीं किया है कि क्या होता है. तो उस हिसाब से one also needs to recognize कि अलग-अलग जगहों पे कैसे, in what ways and what strategies people use, and where the constitution can become a mechanism in people's struggles and where it is very difficult for it to become so. So यही बात रख के मैं अपना बात खत्म करना चाहती हूँ. Thank you everyone. थैंक यू सो मच देवांगना ने. मुझे लगता है यूएपीए और आफ्सपा से लेके आज के पूरे हमारे संघर्षों में किस तरह से हम संविधान को और संविधान के मूल्यों को देखते हैं, बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एक एरिया उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हमारे साथ साझा किया है. और खास करके जो उन्होंने जेल में जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, जो उनको सुनने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मुझे लगता है ऐसी कई सारी चीजें आज भी समाज में है कि संविधान ये कहीं भारत की चीज है ही नहीं, किसी और से ली गई चीज है. इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसकी क्या जरूरत थी, ये अंबेडकर ने अकेले बैठ के लिखा है क्या घर में. इस तरह की जो सारी नोशंस है, एक तरह से लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, या कभी कभी लगता है कि कुछ झूठी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों तक है, लेकिन ये सारी चीजें एक बड़े एजेंडा का भी पार्ट होती है, ये सब हम जानते हैं. मुझे लगता है हम वापस देवांगना और नितिन और हुज़ैफा की तरफ जाएंगे. सवाल कुछ हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं उनके कुछ सवाल भी आएंगे. उससे पहले मुझे लगता है अजीत अभी हमारे साथ जुड़े हैं कॉल पे. अजीत हैज जॉइंड द मीटिंग, ही इज जॉइंड थ्रू अ कॉल. सो अजीत, वी वर जस्ट डिस्कसिंग about, can you hear me? Yes, madam. Okay, yes. So we were discussing about how constitution plays a role in different kinds of social movements, and we talked about the youth movement, we talked about the anti-CA and RC movement, and we wanted to ask you about the role of constitution in struggles for equity and access to education, reservations in education, and how caste
discrimination in education can be addressed through constitution. Ajit. Yeah. Hello. 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 Yes, yes, Ajit, we can hear you. Okay, okay, good. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? Yes, Ajit will speak in Kannada and Sudha will translate after. Okay. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತದನಂತರ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಾಯಿ ತರ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು? ಈಗ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಈ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಉಣಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಣಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಮಾನತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3/4 ಭಾಗದ ಭಾರತದ ಜನ ಮತ್ತೆ ಈ 3/4 ಭಾಗದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಾನತೆಯ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಈ 2 ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ 139.34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಹೊಂದಿದೆ 2021ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 69.4%, 69.3% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಕೊರತೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂತ 2 ಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಏನದಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದರೋಡೆ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಸಮಾನತೆಯ ನಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಯುವಕರು ಇಂದೂ ಸಮೇತ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರತೆಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು SC ST. ಈ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಈ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವೇನೋಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ SC/ST ಜೊತೆಗೆ OBCಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಜನರಲ್ಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬೋವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗೇನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೋವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ OBC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೋವಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಅವು ಹಚ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತವೆ. ಅದೇ ನಾವು ಆಂಧ್ರಾಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೇವಲ SC/ST ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, SC/ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, SC/ST ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಯಾವ ಆಳ ಅರಿವುಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ, ಈ ಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದೇನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಮತಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅರಿದೇನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮಿಸಂನ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ NEPಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಈ ಎರಡರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡರ ಕೊರತೆಗಳಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೇ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ, 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಇದು ಸಮೇತ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನಿದೀವಿ, ಈ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಏನಿದೀವಿ, ಸೇರಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಂದ
ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓದಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು DVP ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸಮೇತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಬಿ. Yes, thank you, Ajit. Thank you so much. Sudha, do you want to just quickly translate it here also? Do you want to just open your mic and quickly summarize? I wasn't able to unmute till now. I was disallowed from unmuting, so sorry. So to talk, but yeah, I think I just shared what I mean. I've attempted to translate on the chat box, do full justice to Ajit's Ajit's heartfelt talk. But I think mainly he has made the point that equity, I mean, to achieve equity, reservation, and I would like to add the word representation, because I think reservation is, I mean, it is about having the having a place on the table for disadvantaged communities. So he made the case about how just by giving them a space in just having educational policies that provide reservation is not sufficient when when disadvantaged children are not able to access quality education, when committees are set up to decide who is disadvantaged and who deserves reservation and who doesn't, and how sometimes these are just not well thought out. So he was giving examples of communities that are considered SC or ST in Andhra, but do not come in that category in Karnataka, and how this is just so arbitrary. And he was also making the point of how reservation and like I said, representation has to be in every sphere, not just education, in the political, economic, cultural, social, in every sphere. The oppressed, the marginalized communities have to have a place. And also how with privatization and with the new developments, this is getting further pushed away. And that all confusion, he forgot some of the points he would have liked to make. But this was the gist of key to say, and I kept translating on chat box. So, people will follow some of the details. Thank you. Thank you so much, Sudha, for translating also. एकदम शॉर्ट में अगर हिंदी में बताना है तो मुझे लगता है कि शिक्षा के पूरे एकदम स्कूली शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक हर जगह पे किस तरह से असमानताएं होती है, और जाति की वजह से किस तरह से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, इसके बारे में बात रखी अजीत ने। और जो कमेटियां निर्णय लेती है कि किनको
रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, उनके बारे में भी अजीत ने कुछ टिप्पणी की है। और हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरी चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी उसके बारे में निर्णय भी आया है। तो उस सारे बैकग्राउंड पे मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी चर्चा है। अजीत ने ये भी एक बोला उनके पूरे प्रेजेंटेशन में कि रिजर्वेशन को लेके जो ओपन कैटेगरी बोलते हैं और जो बाकी कास्ट से जिनको फायदा हो रहा है रिजर्वेशन का, उनके इतने अलग दृष्टिकोण है रिजर्वेशन को देखने के। मतलब इतनी दूरी है, इतनी बड़ी दूरी है इन दो अप्रोचेस में कि इसको भरे कैसे, इसके इनके बीच में कोई समझ कैसे बने। ये बहुत बड़ा सवाल भी अजीत ने अपने प्रेजेंटेशन में हमें बताया। और शिक्षा का आशय, मतलब जो जिस शिक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, हम बोलते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, तो जो शिक्षा पाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके लिए जो संघर्ष किए जा रहे हैं, उस शिक्षा का आशय क्या है। एक तो वो प्राइवेटाइज हो रहा है, वहां पे रिजर्वेशन की जगह कम होती जा रही है, शिक्षा कम, उसका एक्सेस वैसे भी कम होता जा रहा है, और रिजर्वेशन पे हमले हो जा रहे हैं। ये सब एक तरफ है। और दूसरी तरफ शिक्षा में कोई ऐसा संदेश हमें दिया जा रहा है क्या जिसके जरिए हमें संविधान के बारे में, संवैधानिक सोच के बारे में थोड़ा सा सीखने को मिले। ये भी एक बहुत जरूरी सवाल जो है, मुझे लगता है अजीत के पूरे प्रेजेंटेशन से उभर के आता है। अभी मुझे लगता है एक राउंड हमने हमारे सारे पैनलिस्ट्स की बातें सुनी है। अभी अगर हमारे साथ में जो भी लोग जुड़े हैं उनके मन में कुछ सवाल है या कुछ टिप्पणी है, तो आप एक तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट को। किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल है? मुझे लगता है आप सवाल डालिए चैट बॉक्स में, तब तक मैं नितिन को पूछना चाहूंगी कि अभी जो देवांगना और अजीत और होजेफा ने सारी चीजें बोली है, उनमें ऐसे कुछ सवाल है जिनको आपको रिस्पॉन्ड करना है, या आपकी पहली जो प्रेजेंटेशन है उसके आगे आपको कुछ उसमें जोड़ना है, तो आप बोलिए। नितिन, होजेफा, अजीत और देवांगना, आप चारों में से किसी को भी और कुछ जोड़ना है तो आप भी प्लीज जोड़ सकते हो अभी। सुहास ताई हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं देख रही हूँ। आपको कुछ सवाल या कुछ टिप्पणी है आपके पास? नितिन के लिए एक सवाल आया है चैट बॉक्स में। नितिन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ SC ST OBC फ्रॉम EWS रिजर्वेशन? बहुत ही अहम सवाल है। नितिन, जी हाँ। जी तो मुझे लगता है कि जैसे हम सभी ने ये देखा होगा कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो उसने सबसे अहम बात जो इसमें निकल के आती है वो ये है कि ये 10% जो रिजर्वेशन है, ये इफेक्टिवली जो है सवर्णों के लिए एक रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू लागू कर दिया है ना। और इसके ये और जो ये एक नैरेटिव आ गया है कि रिजर्वेशन का एक इकोनॉमिक बेसिस, एक आर्थिक आधार भी हो सकता है। इसके खिलाफ मतलब ये हमारी, मुझे लगता है, कमी रही है कि जो असली संवैधानिक
आधार है आरक्षण का, जो ये है कि सामाजिक उत्पीड़न और सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का जो बात होता है, उसको हम अच्छे से, जो आम जन है, आम लोगों तक इस समझ को इसको पहुंचा नहीं पाया है, जिस कारण से ये इसको इक्वेट कर दिया गया है आर्थिक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम जैसे। और उसी बेसिस पे आपने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी पास कर दिया है कि आप ये एक तो दो चीजें हुई, एक तो उनने एक्सप्रेसली SC ST OBC के लोगों को उसे एक्सक्लूड भी किया, और उनने इस बेसिस पर एक ये बहुत बड़ा हमला रहा, जो सीधा सा एक रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने के बहुत सारे तरीके हम देख रहे हैं, किस तरह से कमर्शलाइजेशन कहे और प्राइवेटाइजेशन, दोनों ही तरीकों से कई समय से चला आ रहा है। और ये एक और नया हमला है कि इसको और भी डाइल्यूट करने का जो पूरा क्वांटम है, जो SC ST OBC दलित बहुजन समाज से जो लोग आ रहे हैं, उनके सामने जो सीटें हैं, वो सीधा सीधा इसको उस संख्या को और भी कम करने का, और उससे लोगों को और शिक्षा और सरकारी नौकरियों से बाहर दूर करने के लिए इसका प्रभाव यही रहेगा। तो ये बहुत ही एक रिग्रेसिव जजमेंट है मेरे हिसाब से, और इसके खिलाफ कई लोग इसके खिलाफ बोल रहे, लिख रहे हैं, पर इस मतलब ये क्यों इसमें जो मूल इसके साथ जो दिक्कतें हैं, जो एक तो ये आर्थिक आधार वाली बात है, और जो दूसरा है कि आप ये सवर्णों के लिए एक आरक्षण है, इसको हमें और प्रभावी रूप से, it has to be communicated more effectively with the larger people and especially those who are directly being affected by it. क्योंकि उनका इससे मतलब उनके नेचुरली इससे संबंधित एंजाइटीज है, और ये उन पर एक सीधा हमला है। तो इस पे मैं उम्मीद है कि इस पे हम सभी और इस मुद्दे को उठा सकते हैं और इसको होपफुली रिवर्स कर सकेंगे। थैंक यू नितिन, बहुत ही जरूरी ये टिप्पणी थी। सुहास ताई को कुछ बोलना है? जी, मुझे पहले तो धन्यवाद देना है आप सबको, जो अपनी मन की बात इतने अच्छे तरह से रख रहे हैं। देवांगना के लिए मैंने चैट में भी लिखा। बाकी अजीत और ये सब अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे ये लगता कि ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन ये तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जुमला है एज यूजुअल मोदी जी का। और जो अहम मुद्दे है, मतलब समान शिक्षा न मिलना, और अभी तो बच्चों के स्कूल भी नंबर कम करके उसको सब जो गड़बड़ी चल रही, बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे, जिसके कारण दलित, वंचित, आदिवासी और विशेषतः बच्चियों को शिक्षा से बाहर ढकेले जाने का बहुत बड़ा खतरा है। और ये सभी एक तरह से जो मनु संस्कृति से चलते आया है कि महिलाओं को पीछे हटाना, बहुत सारे लोगों में तफावतें दरिया बनाते रहना, और आगे में फीस बढ़ा सुहास ताई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई एकदम से। अच्छा, जब तक सुहास ताई जुड़ती है, एक और सवाल है हुजैफा के लिए, मुझे लगता है। एक मिनट। हाँ, हुजैफा के लिए सवाल है। बीजेपी has stated explicitly that they are very keen on bringing in UCC if they come into power in Gujarat. What is the take of youth and women on this in the areas you work in?
हुजैफा के लिए सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल जी। कोड को किस तरह से देखते हैं युवा? देखिए ये मतलब सामान्य जो युवा है वो यूसीसी क्या है, यूसीसी आएगा, इस तरीके का नैरेटिव लोगों के बीच में है। यूसीसी का खाका क्या है वो किसी को पता नहीं है। जब हम उनसे बात करते हैं कि क्या आपने सुना, तो कहते हैं हाँ सुना, यूसीसी आना चाहिए, अच्छी बात है। बट यूसीसी क्या है, उसका खाका क्या है, उसके बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं है। तो जनरली हम लोग मतलब युवाओं को इस एक तरीके की ऐसी ही बात चल रही है जो स्कूलों में, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और लॉ फैकल्टीज में इस तरीके की बात होती है कि मतलब अभी ये मुद्दा आया तो यूसीसी पे बात हो रहा है, यूसीसी पे बात हो रहा है, यूसीसी पे बात हो रहा है। उसी तरह से जितने एग्जाम्पल्स होते हैं लॉ पढ़ाने वाले फैकल्टीज जो होते हैं, वो एग्जाम्पल जो होते हैं वो साहबानों के, सीए के, इसी तरह से मुस्लिमों के, एक तरीके के बात, यही बात चल रही है। तो वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट, तो हमारी बात यही होती है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, उसमें क्या ये ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो हम ज़रूर बात करें। संविधान की मार्गदर्शिका में बात हुई है, कमेटी बिठाई जाए, कमेटी बनेगी, उसका कोई खाका आएगा, वो खाका पे हम बात करेंगे एक्चुअल में खाका है क्या यूसीसी का। तो युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में मतलब यही है कि यूसीसी के माध्यम से भी एक नैरेटिव है कि देखो कि कौन विरोध कर रहा है, मुसलमान विरोध कर रहा है। वही मुद्दे पे फिर लाके इनडायरेक्टली सारे जो मूल मूल जो बातें हैं, मूल जो विकास के सूचकांक की बातें है, गुजरात जो कई जगह पे पीछा है, आदिवासी ट्राइबल इलाके में माल न्यूट्रिशन में पीछे, एजुकेशन में पीछे, ये सारे जो बातें, ये सारी चीजों को डाइवर्ट कर देने की पूरी कोशिश है। और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली होता है कि हर 10 पीढ़ी जब होती है, नई पीढ़ी जो बनती है उसमें नए नए मुद्दों के आधार पे वही पुरानी बात उनके दिमाग में आ जाती है। अभी जैसे ईडब्ल्यूएस वाला पूरा मामला है, तो रिजर्वेशन की बात लोगों को पता है। कल ही मैं बात कर रहा था यूथ से, तो उसने पूछा कि सर अब बताइए कि ये एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों हो जाता है, पता नहीं है उसे क्यों हो जाता है। बट देन बात किया, जब हम, वो नैरेटिव ही नहीं है लोगों के बीच में, ये नैरेटिव है बट ये नैरेटिव नहीं है कि 1000 लोग रोजगार के लिए एप्लीकेशन करते हैं, 100 ही सीट है, तो 100 सीट होगी तो जरूरत ही नहीं है किसी को। तो ये जो पर्सपेक्टिव है तो तुरंत वो सब चीजें क्लिक होती है लोगों को। तो युवाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शब्द शायद उसको पता नहीं होगा कि क्या है, बट वो रोजमर्रा में उसको आजादी पसंद है, वही संविधान हमको देता है। उसको समानता पसंद है, उसको नहीं चाहता कि वो किसी कोई उससे साथ भेदभाव हो, वो पसंद है, बट वो रियलाइज करवाना वो जरूरी है। तो ये सारे जो मामले हैं अभी, यूसीसी सिर्फ पता है लोगों को, यूथ को, बट यूसीसी में क्या है वो नहीं पता। ये जरूर पता है कि मुसलमान उसका विरोध करता है। जी। शुक्रिया हुजैफा। बहुत ही मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड इशू यूसीसी का है, जिसके बारे में और चर्चा होनी चाहिए। सुहासताई, शायद आप, मेरी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, मेरा थोड़ा नेगेटिव इशू आया था। नहीं, मैं बस इतना ही जोड़ना चाहती हूँ कि ये पूरा एक कारपोरेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, सभी प्रकार की सीज जो है ये बहुत खतरनाक है और ये पूरा सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के विरोध में है। तो हम सब ने उसका एक जोरदार मूवमेंट के तौर पे लगातार लगाना चाहिए, जैसा आप लोगों ने एनआरसीसीए का किया था। और ऑल इंडिया फोरम में हमने थोड़ी ये बात बढ़ाई है कि ऑल इंडिया फोरम से जुड़ते हुए इसका पूरे सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर एक जोरदार मूवमेंट करे। तो मैं आपको विनती करना चाहती हूँ एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन कि आप सब भी उससे जुड़े। धन्यवाद। शुक्रिया। और किसी को कुछ सवाल है या कुछ जोड़ना है इसमें? मुझे लगता है कि बहुत ही अलग अलग
मुद्दों के ऊपर हमने आज चर्चा की है, और संविधान का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि कौन से मुद्दों पे बात करें। जैसे हमने देखा कि शिक्षा और रोजगार से लेके हमने पूरा जिस तरह की राजनीति, हिंदुत्ववादी राजनीति आज चल रही है, वहां तक कई चीजों के बारे में हमने बात की। देवांगना हमारे साथ थी तो हमने यूएपीए के बारे में भी बात की। कभी कभी ये भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान, ये 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। ये भी चीजें लोगों को पता नहीं होती है कभी कभी। तो मुझे लगता है इस तरह से जो अनुभवों से, संघर्षों से चीजें जो बोली जाती है, जैसे आज के हमारे सत्र में हमारे सारे पैनलिस्ट ने हमारे साथ साझा की है, इन सारी चीजों से बहुत सीखने को मिलता है, जोश मिलता है और हमारे संघर्षों के लिए ऊर्जा मिलती है। मुझे लगता है कि आज का ये सत्र आगे बहुत सारे विषयों पे चर्चा विचार करने के लिए हमें बहुत कुछ देके गया है। अजीत कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ, Ajit wants to add, when more than 75% of the population is oppressed and marginalized, how can our country progress? कितनी सही बात है। Thank you Ajit for that addition. You know, when we are celebrating the Constitution, we are celebrating the Constitution Day, it's really important to see that the majority of the population of this country is still suffering, is oppressed, and how can we celebrate, you know, when the reality is such. We have to celebrate only in the form of our future struggles for equality and access for everyone. And I think I see that hope in all your struggles. In Josefa, Nitin, Devangana, and Ajit, all of you are working in different areas of youth movements and youth struggles. And in your struggles, I see that hope of the constitutional vision. And I'm sure माफ कीजिए, आज गला थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, लेकिन संविधान दिन में आवाज दबनी नहीं चाहिए। तो आप सारे, आपके सारे संघर्षों में वो ऊर्जा दिखती है संविधान की विजन को आगे ले जाने की। और इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि आज का ये सत्र हम खत्म करेंगे। एक साथ जब तक हमारे हाथ है, तब तक संविधान के जो सपने हैं उनको हम आगे ले जा पाएंगे, और इस उदास मौसम को भी हम हरा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज का ये जो सत्र है उसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है, आगे के युवा संवादों के बारे में कुछ आपकी सलाह है, सुझाव है, तो वो भी आप जरूर NAPM युवा संवाद के फेसबुक के इसमें आप दे सकते हैं, और चैट बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वो आप जरूर देखिएगा। और आगे के सारे युवा संवादों में भी आप जरूर जुड़ते रहिएगा। साथ में रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। शुक्रिया।